सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, ये वीडियो बिहार दरोगा की संपूर्ण चयन प्रक्रिया के बारे में है। यानी कि अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं या आपका सपना है बिहार दरोगा बनना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप बिहार दरोगा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, एक एक चीज भी नहीं, बस आपको पता है कि मुझे निकालना है, तो आप इस वीडियो में सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टोटल स्टार्टिंग से लेके विज्ञापन से लेके आपका फॉर्म भरने से लेके चयन प्रक्रिया जितनी भी होती है, कौन कौन सा एग्जाम होता है, क्या होता है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। यानी कि इसमें आपको फुल डिटेल मिलेगा टोटल। सबसे पहले जानते हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक। बीपीएसएससी जो है इसका एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, यानी कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो आयोग है, बिहार पुलिस सर्विस सिलेक्शन कमीशन। और ये जो है सचिवालय के गृह विभाग के आरक्षी शाखा के अंतर्गत आता है। गृह विभाग का तीन शाखा है, आरक्षी शाखा, एक कारा शाखा जिसके अंदर जेल वाला नियुक्ति होता है, और एक गृह विभाग विशेष आता है। तीन शाखा इसमें होती है, जिसमें गृह विभाग आरक्षी के अंतर्गत ये आता है। और इससे पिछला जो वैकेंसी था 1275 वाला, उसका विज्ञापन संख्या था 2/2023। ठीक है, उससे पहले और मैं जिससे सिलेक्टेड हूं उसका विज्ञापन संख्या है 3/2020। 3/2020। ठीक है, तो एसआई के बारे में जानते हैं। ये लेवल 6 का जॉब है और 4200 ग्रेड पे है। ये एक फील्ड जॉब है, आपको ऑफिशियल जॉब नहीं मिलेगा, ये एक फील्ड जॉब है। और इसमें आपको पब्लिक डीलिंग करना है, पब्लिक के साथ आपको वर्क करना है। जैसे इसका काम क्या है, एफआईआर लॉन्च करना, कोई घटना हुई एफआईआर आपको लॉन्च करना, लॉ एंड ऑर्डर देखना, ठीक, विधि व्यवस्था कायम करना, क्राइम कंट्रोल करना, झगड़े या विवाद को सुलझाना, कहीं पे झगड़ा हो रहा है उसको सुलझाना, पोस्टमार्टम वगैरह में जाना। ठीक है, इसमें आपका डेड बॉडी चालान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह बनाना होता है। फर्द बयान, कहीं कोई घटना हो गई, डकैती हो गई, आप वहां पर थाने के बाहर जाकर जो बयान लेते हैं। फर्द का मतलब होता है खाली कागज, खाली कागज में जो आप बयान ले रहे हैं वो फर्द बयान। या बयान लेना, इंजरी लेना, इंजरी रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, जो डॉक्टर साहब इंजरी देते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। फेस्टिवल वगैरह शांतिपूर्वक सुनिश्चित करना, जो भी आप त्योहार घर में बैठ के मनाते हैं पुलिस ड्यूटी कर रही होती है। ठीक है, समझ लीजिए ये एक तरह का सर्विस है, सेवा है, जॉब नहीं है, ये सर्विस है। आपका पीएम, सीएम, गवर्नर, प्रेसिडेंट, सांसद, जज, चीफ जस्टिस कोई भी आए उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन हो रहा हो, प्रोग्राम हो रहा हो, कोई सिंगर आ रहा हो, या मुंगेर महोत्सव, कोई महोत्सव कहीं भी, पटना महोत्सव, गांधी मैदान में कोई फेस्टिवल हो रहा हो, है ना, कहीं पर डिज्नी मेला लगा हुआ है, कुछ भी ऐसा फंक्शन होता है, उसमें सिक्योरिटी सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। मार्केट में चोरी हो रही हो, डकैती हो रही है, लूट रोकना, बैंक का सेफ्टी, ठीक है, दारू शराब तस्करी, किडनैपिंग, मारपीट, कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं छीनताई हो रही है, रोड पे सीधा बाइक चल रहा है लोग छीन ले रही है, डकैती, सेक्सुअल एजॉल्ट, मतलब समझिए जितने भी तरह के खेत में आपका झगड़ा है, खेत का झगड़ा है ना, उसमें धारा 144 वगैरह जो आप सुने होंगे नाम, वो सारा काम पुलिस का है। यानी कि एक तरह से मिला जुला के समझिए तो ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। आप कितना भी काम कर लीजिए आपको थैंक नहीं मिलेगा, ये थैंकलेस जॉब है। ठीक है, आपको सर्विस करना है लेकिन उसके लिए आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने जा रहा। ठीक है, दूसरा चीज, तो भाई आप इतना हेक्टिक जॉब है, तो आपको मोटिवेट क्या करता है इस जॉब लेने के लिए? ये जॉब लेने के लिए आपको मोटिवेट करेगा बिहार दरोगा का पावर। सबसे पहला पावर। दूसरा है 2 स्टार, इसकी वर्दी। ठीक है, आप इसकी वर्दी देख सकते हैं, वर्दी देखकर आप मोटिवेट हो जाते हैं। सोशल स्टेटस, समाज में एक आपका स्टेटस बनेगा, गांव घर के लोग बोलेंगे कि मेरे गांव का एक लड़का है वो दरोगा है, एक अलग, लोग आपको सर वर्ड से बुलाएंगे। 13वां महीना का वेतन, ठीक है, सब जगह 12 महीना का वेतन दिया जाता है, इसमें आपको 13 महीना का वेतन दिया जाएगा। ठीक है, और आपको वर्दी भत्ता दिया जाता है, साल में एक बार आपको वर्दी खरीदने के लिए 11,000 रुपया दिया जाता है। तो ये आपको मोटिवेट करता है दरोगा बनने के लिए। इसके अलावा वर्दी देख सकते हैं, ठीक, चयन की संपूर्ण प्रक्रिया तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पे आप वर्दी देख सकते हैं, ये मेरा फोटो है जब मैं दरोगा में था मुंगेर में, तो ये आप देख सकते हैं, मोटिवेट आप हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं चयन की प्रक्रिया, जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, एक एक डिटेल, कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कोई भी डिटेल छोड़ूंगा नहीं, एक भी डिटेल आपसे
बचा हुआ नहीं रहेगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला आते हैं विज्ञापन। कोई भी फॉर्म निकलता है तो उसका विज्ञापन निकलता है। इसमें आपको आवेदन प्रारंभ होने की तिथि दी रहेगी और आवेदन की अंतिम तिथि दी रहेगी, यानी कि जो स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट वो आपका दिया हुआ रहेगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी बताई हुई रहेगी। जैसे अभी बिहार दरोगा को जो अगला वाला वैकेंसी आएगा उसमें आपको दिया रहे विज्ञापन, जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें आवेदन प्रारंभ की तिथि और उसमें लास्ट डेट दिया रहेगा और टोटल नंबर वैकेंसी दी रहेगी। आवेदन ऑनलाइन भराया जाता है। एक व्यक्ति एक ही बार आवेदन दे सकेंगे, ये आप लोग को बहुत जरूरी है समझना कि एक व्यक्ति केवल एक ही बार आवेदन दे सकता है, वो 10 बार नहीं दे सकता है। एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से एक ही आवेदन दे सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत कोई आवेदन देने में गलती कर दे, रजिस्ट्रेशन करने में गलती कर दे, तो गलत आवेदन भरा जाने पर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आवेदक रद्दीकरण यानी कि कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रावधान उसमें रहता है, आप जाके कैंसिल कर लीजिए। ये नहीं कि आप दो दो आवेदन भर दीजिए, आपका रद्द हो जाएगा, याद रखिएगा। एक कैंडिडेट दो सीट पे नहीं लड़ सकता है, इसीलिए आप क्या कर दीजिएगा, कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाइएगा और फिर से फॉर्म भरिएगा। लेकिन एक इसमें दिक्कत ये है कि अगर आपने पहले उसका पैसा भर दिया है, पेमेंट कर दिया है, तो उसका पहले भुगतान किया हुआ शुल्क आपको नहीं लौटाया जाएगा। और नया रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे, गलती करने के बाद फिर से जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पुनः आवेदन शुल्क देना होगा, फिर से आपको आवेदन शुल्क लग जाएगा। ठीक। और जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर प्रिंट करके सुरक्षित रख ले, अपने मोबाइल में सेव करके रख ले, पीडीएफ बना के, फ्यूचर में आपका काम आएगा। मैं बता रहा हूँ एक एक प्रोसेस में आप क्या क्या गलती कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं पात्रता के बारे में देखते हैं। पात्रता, एलिजिबिलिटी। इसमें आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर। इस बार आपको पहली बार थर्ड जेंडर का कंसेप्ट बिहार दरोगा में लाया गया था। और थर्ड जेंडर में कौन कौन आते हैं, किन्नर, पोथी, हिजरा और ट्रांसजेंडर। ठीक है। और इनके लिए जो भी शारीरिक मापदंड होगा, किनके लिए, थर्ड जेंडर के लिए, वो पिछड़े वर्ग की महिला के उम्मीदवार के समान होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो 1275 वाला आया था विज्ञापन, उसमें 1 अगस्त 2023 आपका लास्ट डेट था, कट ऑफ डेट। ठीक है, कट ऑफ डेट वो डेट होता है कि इस डेट तक सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट रहने चाहिए, चाहे वो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट हो, इंटर, ग्रेजुएशन, जितने भी, वो सारे डॉक्यूमेंट मैं अगले में बता दिया हूँ। यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट बता दिया हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। 1/8/2023 तक आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो जाना चाहिए। अपियरिंग कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। कोई अगर मान लीजिए फाइनल ईयर में है, उनका मार्कशीट नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया, वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। कट ऑफ डेट तक आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट रहना चाहिए। ये कट ऑफ डेट 1/8/2023। मान लीजिए अगला वैकेंसी आता है 2025 में, तो वहां भी यही रहेगा, 1/8/2025 तक आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट रहना चाहिए, ऐसा उसका नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा। क्योंकि वो नोटिफिकेशन 2023 का था, इसीलिए यहाँ 1/8/2023 है। 24 में रहता 2024 रहता, 25 में रहता तो यहाँ 2025 किया हुआ रहता। चलिए आते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। सबसे पहला जाति प्रमाण पत्र, आप जिस जाति से हैं उसका आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे SC, ST, BC, EBC, सब आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपका लगेगा। ठीक। अब समझिए रेसिडेंशियल जरूरी क्यों है, क्योंकि 3/1992 के अनुसार आरक्षण जो है, जो संशोधित आरक्षण है, वो आपका लागू रहता है। और उसमें आरक्षण जो है केवल बिहार के मूल वासियों को मिलेगा, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे, वो UR में फाइट करेंगे, यानी कि जनरल में फाइट करेंगे। सिर्फ बिहार के कैंडिडेट बिहार में आरक्षण ले सकते हैं। और थर्ड जेंडर को BC, महिला का आपको BC का आरक्षण मिलेगा, BC का पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिलेगा। और समझ लीजिए, अगर फीमेल्स की जो 35% सीट होती है वो अगर फुलफिल नहीं हो पाई या किसी कारणवश उनको ऐसे क्या बोलते हैं, मजबूत कैंडिडेट नहीं मिले, सक्षम कैंडिडेट नहीं मिले, तो उनकी सीट खाली नहीं जाएगी, वो पुरुषों के द्वारा भरी जाएगी। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पॉसिबल है, महिलाएं खुद इतनी संख्या में है कि पुरुष द्वारा सीट भरा ही नहीं जाएगा, लेकिन ये नियम है, अगर सीट फुल नहीं हो पाई तो भरी जाएगी, ये प्रावधान है, ये आपको जानना है। तीसरा सर्टिफिकेट है OBC के लिए आपको NCL, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। याद रखिएगा, NCL सर्टिफिकेट के लिए आपको एक शपथ पत्र देना पड़ता है, जिसमें आपको ये लिखना पड़ता है कि हाँ,
हम अभी भी नन क्रीमी लेयर में आते हैं। जैसे हर साल आपका इनकम चेंज होता है, इनकम का आपका है ना 8 लाख वाला प्रावधान, तो आपका याद रखिएगा कि हर साल इनको शपथ पत्र देना पड़ेगा। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको देना पड़ेगा कि हाँ मैं अभी भी एनसीएल में आता हूँ, यानी कि नन क्रीमी लेयर में आता हूँ। आगे, महिला की जाति और एनसीएल। ठीक है, महिला की जाति जो है या एनसीएल आप बनवा रहे हैं तो वो पिता के नाम पर होगा, ना कि पति के नाम पर। ये मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई बिहार से आते हैं, कोई महिला बिहार की है और उनका शादी सॉरी कोई महिला झारखंड की है, ठीक है, और उनका शादी हुआ है बिहार में, तो एक्चुअल मूल निवासी वो झारखंड की है, बिहार में वो बहू बन के आई है, तो यहाँ पर उनका डोमिसाइल काम नहीं करेगा, वो यूआर में फाइट करेंगी। याद रखिएगा, यूआर में उनको महिला का 35% आरक्षण भी नहीं मिलेगा। ठीक, वो महिला का भी 35% आरक्षण है, वो सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन में आपको जितना आरक्षण प्राप्त है, प्रक्रिया के अंत में आपको उतना ही आरक्षण मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ, ठीक, उसमें आपको 10% ईडब्ल्यूएस है, ठीक, बाद में सरकार कोई नियम लाती है और बोलती है कि 12% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा, और उससे पहले ये विज्ञापन जारी हो चुका है, तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ये नहीं लड़ सकते हैं कि हमको 12% दीजिए, क्योंकि ये विज्ञापन 10% पर ही जारी हुआ है। आपको पूरी प्रक्रिया में 10% आरक्षण ही मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा। ये सबके लिए लागू है, एससी एसटी ओबीसी सबके लिए। ठीक, विज्ञापन के समय आप जिस कोटि में आरक्षण ले रहे हैं, संपूर्ण चयन प्रक्रिया में आप उसी कोटि में गिने जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक लोहरा जनजाति थी ना, लोहरा जाति, वो पहले एससी में थी, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट इसको एससी से हटा दिया है, एससी से हटा दिया है। तो समझ लीजिए कि ये जाति अगर विज्ञापन आने से पहले एससी में थी तो बाद में वो एससी में ही गिनी जाएगी, वो क्या बोलते हैं, वो ओबीसी में नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि विज्ञापन के समय में वो उस जाति में थी और उसी जाति में उन्होंने फॉर्म भरा है। अगर मान लीजिए कोई ओबीसी में थी और बाद में वो एससी कैटेगरी में आ गया है, कोई ओबीसी में है और एससी में आ गया है, तो वो ओबीसी में ही रहेगा, एससी का उसको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि विज्ञापन के समय में वो ओबीसी में था। आगे आते हैं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र में आपको जाति, आवासीय और आय जो आपका लगता है, उसी के आधार पर ईडब्ल्यूएस बनता है। आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना के ही रख लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट है आपको नोटिफिकेशन आने से पहले बना लेना है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बिहार में दिव्यांग लोगों को भी आरक्षण प्राप्त है, और याद रखिएगा जो भी अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए हैं वो उनको जरूर रिन्यू करवा ले, क्योंकि अगर आप रिन्यू नहीं करवाएंगे तो पुराना वाला आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र काम नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। फ्रीडम फाइटर प्रमाण पत्र, अगला डॉक्यूमेंट है फ्रीडम फाइटर प्रमाण पत्र। बिहार में स्वतंत्रता सेनानियों के नाती नतनी पोता पोती को 2% का आरक्षण प्राप्त है, और याद रखिएगा इसमें आपको इसका प्रमाण पत्र ही जमा करना पड़ेगा, परिचय पत्र वैलिड नहीं है, याद रखिएगा। आइडेंटिटी कार्ड वैलिड नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड बनवा के छोड़ देते हैं, तो एक काम कीजिएगा, उसको डीएम ऑफिस से जरूर एफएफडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि यही आपका वैलिड है, आइडेंटिटी कार्ड वैलिड नहीं है। अगला अगला सर्टिफिकेट जो आपका मांगता है वो है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ओरिजिनल, ये मांगता है, ठीक है। और ओरिजिनल नहीं होने के समय पे, जैसे मान लिया आपका मैट्रिक ओरिजिनल नहीं है या ग्रेजुएशन का ओरिजिनल नहीं है, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी काफ़ी है, वो दे सकते हैं। लेकिन बहुत कोई देखता है कि 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, अभी तक ओरिजिनल नहीं निकाला है, तो अगर आप नहीं निकाले हैं तो जरूर निकलवा लें। जिसका 3 साल से कम हुआ है आपका ग्रेजुएशन, वो प्रोविजनल से काम चला सकते हैं। और आपका जब हम लोग दिए थे एग्जाम, उस समय कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म है ना, कोविड वाला एक वो क्या बोलते हैं, कोविड सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन वाला सर्टिफिकेट मांगता था कि हाँ आपने कोविड का टीका लगवाया, वो वाला एक सर्टिफिकेट मांगता था, ठीक है। वो अब पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, उस पर हम कह नहीं सकते हैं, इसलिए उसको हम इस लिस्ट में नहीं लिखे हैं। आगे आते हैं, इसमें उम्र सीमा, कितना उम्र होना चाहिए बिहार दरोगा में ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले समझिए, उम्र सीमा मिनिमम है 20 साल, और हम आपको इसके पिछले वाला वीडियो में जब बताए थे बीएसएससी के बारे में, बीएसएससी सीजीएल के बारे में, सचिवालय वाले के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था मिनिमम एज 21 वर्ष था। देखिए दोनों में अंतर क्या, वहां 21 वर्ष था मिनिमम एज, यहाँ 20 वर्ष है। और उम्र की गणना कट ऑफ डेट से की जाएगी। कट ऑफ डेट हम बताए थे, यहाँ पर जो है 1275 वालों के लिए 1 अगस्त 2023 था, ठीक। अब जो नई वैकेंसी आएगी वो जिस साल आएगी उतना अगस्त वो साल का,
जैसे कि 1 अगस्त अगर 2025 में आ रही है तो 2025, ठीक है, यही कट ऑफ डेट रहती है हर साल। हम लोग 2022 का नोटिफिकेशन थे तो हम लोग का कट ऑफ डेट था 1/8/2022, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो भी उम्र सीमा आपकी काउंट की जाएगी वो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ से की जाएगी, यानी कि मैट्रिक के डॉक्यूमेंट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसके हिसाब से। ये नहीं कि आप बोलेंगे सर मेरा आधार कार्ड के हिसाब से कर दीजिए, नहीं, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को वैलिड माना जाता है। आधार कार्ड में देखिएगा ईयर गलती कर देगा, किसी का अगस्त में है तो उसको 1 जनवरी कर देता है, ये बहुत गलती है, गड़बड़ी है। तो आधार कार्ड से नहीं मानता है, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट से डेट ऑफ बर्थ से मानता है। आगे तो ये तो मिनिमम एज समझ लिए। मैक्सिमम एज देखते हैं। मैक्सिमम एज यूआर के लिए यानी कि अनारक्षित कैटेगरी के लिए पुरुष वर्ग का है 37 वर्ष और महिला का है 40 वर्ष। यानी कि जो पुरुष है वो 37 वर्ष तक क्या बोलते हैं इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और महिला जो है वो 40 वर्ष तक। यानी कि 1 अगस्त 2023 तक उनका 37 वर्ष अगर नहीं हुआ है तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह जब 25 में वैकेंसी आएगी तो 1 अगस्त 2025 आपका कट ऑफ डेट रहेगा और उस समय तक उनका ये हो जाना चाहिए, वर्ष पूरा 37 वर्ष से कम होना चाहिए मैक्सिमम एज दिया हुआ आपका। वही अगर बात करें बीसी ईबीसी का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 40 वर्ष। बीसी ईबीसी के लिए कितना हो जाएगा? 40 वर्ष, ठीक है। और अगर वही बात करें एससी एसटी और थर्ड जेंडर, एससी एसटी मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, ये 42 वर्ष। और एक बात और समझ लीजिएगा कि जो उम्र सीमा जो दी हुई है इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई, इसमें तो दिव्यांग को मिलेगा ही नहीं, दिव्यांग लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये आप समझ लीजिएगा, कोई इसमें रिजर्वेशन नहीं है। दूसरा, जो बिहार सरकार में 3 वर्षों की मिनिमम सेवा पूर्ण कर चुके हैं, यानी कि पहले से जो जॉब में है, जैसे बहुत कोई होंगे एलडीसी होंगे, बहुत कोई आपका बिहार सरकार में आपका बिहार सिपाही होंगे, पुलिस सिपाही में होंगे, बिहार सिपाही में होंगे, बहुत कोई राजस्व कर्मचारी वगैरह में होंगे, है ना, ठीक है, बहुत कोई अदर पोस्ट में होंगे बिहार के, ठीक है। वो अगर उच्चतर सेवा में जाने के लिए यानी कि उच्चतर वेतनमान की सेवा या संवर्ग में जाने के लिए अगर ये फॉर्म भरते हैं तो उनको 5 वर्ष की छूट है। जिन्होंने बिहार की में 3 वर्ष का सेवा पहले दे चुके हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। यानी कि जो भी बिहार में पहले सेवा कर चुके हैं 3 साल की मिनिमम, या 3 साल से ज्यादा कितना भी हो, उनको 5 साल की छूट दी गई है। अगर जनरल है तो 37 + 5 42 ईयर्स उनका छूट है, 40 + 5 45 जनरल की महिला के लिए। उसी तरह इसमें 45 बीसी ईबीसी के लिए, और एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए 42 में 5 जोड़ दीजिए, 47 वर्ष छूट है। इतना साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनको ये छूट दिखाना होगा उनको प्रमाण पत्र साबित करना होगा, प्रमाण पत्र। और ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा किसके द्वारा? सक्षम प्राधिकार के द्वारा। सक्षम प्राधिकार किसको बोलेंगे? जो भी आपके ज्वाइनिंग अथॉरिटी होंगे या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे, यानी कि जो भी आपके नियुक्ति प्राधिकार हैं जो आपको ज्वाइन करवाते हैं वही आपको आपके सक्षम प्राधिकार हैं। सक्षम यानी कि आप अगर जिस पोस्ट पर हैं 3 साल पूरा कर चुके हैं तो ये सक्षम प्राधिकार आपको लिख कर देंगे कि हाँ इन्होंने यहाँ पर 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। वहां पर नीचे में अपना सिग्नेचर देंगे और अपना स्टैंप मोहर देंगे वहां पे, तब जाके वो प्रमाण पत्र वैलिड होगा और आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड क्या होता है? ऊंचाई, वजन और सीना, ये 3 चीज चेक किया जाता है आपका। ऊंचाई मेल और फीमेल दोनों का चेक किया जाता है, यानी कि हाइट, वेट, वजन सिर्फ महिला का चेक किया जाता है और सीना सिर्फ पुरुष का चेक किया जाता है, ठीक है। चलिए तीनों को डिटेल में देखते हैं, ऊंचाई, वजन और सीना को। ऊंचाई का बात करते हैं। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, यानी कि किसी भी वर्ग की महिला हो, 155 सेंटीमीटर हाइट है, फॉर्म भर सकती हैं। पुरुष और महिला, यूआर और बीसी के पुरुष के लिए, यूआर और बीसी के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर। ईबीसी और एमबीसी के पुरुष के लिए, ईबीसी या एमबीसी दोनों एक ही है, उसके लिए 160 सेंटीमीटर। एससी एसटी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। हम बता ही दिए सभी वर्ग की महिला 155 हो गई, ठीक है। अब सीना का बात करते हैं। सीना केवल पुरुषों के लिए है, पुरुषों में जांच की जाती है। यूआर बीसी ईबीसी के लिए मिनिमम आपका 81 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, सीना होना चाहिए बिना सांस लिए, बिना सीना फुलाए।
और आपको बोलेगा सीना फुलाने के लिए, तो आपका 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका एक्सपेंड करना चाहिए, और 81 में 5 जोड़ दीजिए तो 86 होना चाहिए मिनिमम फुलाने के बाद। ठीक है, आप 81 से 90 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, बिना फुलाए और फुलाए। ठीक है, SC ST के लिए अगर वही देखें तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना बिना फुलाए, और सीना फुला के 84 सेंटीमीटर, दोनों में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का जो है वो गैप होना चाहिए। आगे आते हैं वजन। वजन केवल महिलाओं के लिए है, और वो मिनिमम आपका 48 किलो वजन होना चाहिए। ये भी याद रखिए, थर्ड जेंडर जो है उसके लिए जो शारीरिक मापदंड दिया जाएगा वो पिछड़े वर्ग की महिला उम्मीदवार के समान होगा, यानी कि पिछले वर्ग की जो महिला उम्मीदवार है उसके समान उसका शारीरिक मापदंड होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे नियुक्ति की प्रक्रिया का बात करते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया इसमें 3 तरीका है। पहला 3 चरण है। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, और तीसरा शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी। ठीक है, ये दोनों परीक्षा आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, चाहे आपका प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मेंस में आपका पहला पेपर हो, चाहे मेंस में दूसरा पेपर हो। मेंस में आपका 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। चलिए सबसे पहले प्री देखते हैं, फिर मेंस देखेंगे, फिर फिजिकल देखेंगे, इसके बाद की प्रक्रिया भी देखेंगे। यानी कि आपने फॉर्म भर लिया, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, किसके लिए? प्री के लिए। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर दिया रहेगा। प्री का रोल नंबर अलग होता है, मेंस का रोल नंबर अलग होता है। टोटल क्वेश्चन प्री में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपका टोटल मार्क्स हो गया 200। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होगा 1/10, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 नंबर का 1/10 0.2, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.2 मार्क्स कट जाएगा। देखिए ये बहुत कम है नेगेटिव मार्किंग, आप चाहें तो सारा क्वेश्चन भी तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1/10 है, 10 क्वेश्चन आप गलत करने पर एक क्वेश्चन के बराबर आपका नंबर कटेगा। और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा, 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया प्री। प्री में आपको जितनी भी सीट निकलेगी, विज्ञापन में अगर मान लीजिए 1000 सीट है, ठीक, 1000 सीट है, तो इस 1000 सीट का 20 गुना कैंडिडेट को आपको मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे, यानी कि टोटल सीट का 20 गुना कैंडिडेट मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे, और उनको 2 परीक्षा देनी होगी मेंस के लिए। मेंस में फिर से आपका मेंस का एडमिट कार्ड जारी होगा, मेंस का एडमिट कार्ड, और मेंस का एडमिट कार्ड में आपका अलग रोल नंबर होगा, प्रीलिम्स से अलग रोल नंबर होगा। ठीक है, और इसमें आपका 2 पेपर होगा, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर है आपका हिंदी, ये भी ये भी आपका एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें आपको मार्क्स आपका मेरिट डिसाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 30% नंबर लाना है। ठीक है, 100 में से 30 नंबर आपको लेके आना है। और जो भी व्यक्ति हिंदी में फेल होंगे उनका सेकेंड पेपर यानी कि ये वाला पेपर चेक ही नहीं होगा, अंक नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि हिंदी में फेल कर गए ना, आप आउट हो गए, बाहर हो गए, आपका ये सेकेंड पेपर चेक होगा, चाहे इसमें आप टॉपर ही क्यों ना है, टॉपर भी इसमें क्यों ना रह जाए, आपका ये चेक ही नहीं होगा। अब देखिए सेकेंड सेकेंड पेपर जो है ये जीके जीएस वाला पोर्शन है, इसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का, वही सेम जो प्री में था। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग आपका इतना 1/10, और आपका इसमें भी टाइम आपका जो है, टाइम आपका 2 घंटा होगा, इसमें भी समय आपका 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक, और एक चीज समझ लीजिए, मेंस का मार्क्स ही आपको मेरिट डिसाइड करेगा, मेरिट, यानी कि मेंस में आप प्री में कितना भी नंबर लाए, आप कट ऑफ के बराबर भी लाए, कोई दिक्कत नहीं। मेंस में आप जितना नंबर लेके आइएगा, मेरिट लिस्ट में आउट होने का चांस उतना कम रहेगा, क्योंकि फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद भी आदमी मेरिट में आउट हो जाते हैं, क्योंकि मेंस में उनका नंबर कम रहता है। मेंस पे आपको मेन फोकस करना है। ठीक है, आगे ये मेंस में जितना भी सीट है, मान लिया हम आपको बताए थे 1000 सीट है, 1000 सीट का 20 गुना आपको मेंस में सेलेक्ट हुए, और 1000 सीट का 6 गुना, उस जितना भी सीट है उसका 6 गुना कैंडिडेट, टोटल सीट का 6 गुना कैंडिडेट आपको रनिंग वगैरह फिजिकल टेस्ट के लिए सेलेक्ट होंगे। ठीक है, यानी कि फिजिकल में भी बहुत आदमी छटाते हैं, 6 गुना कैंडिडेट को लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिजिकल में आपको 4 चीज का परीक्षा लिया जाता है, पहला रनिंग दौड़, दूसरा हाई जंप यानी कि ऊंची कूद, तीसरा लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद, और चौथा है शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक। ये चारों कितना होता है वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। इसका एडमिट कार्ड अलग निकलेगा, इसका एडमिट कार्ड अलग निकलेगा, इसका एडमिट कार्ड अलग निकलेगा,
यानी कि आप तीनों परीक्षा का एडमिट कार्ड संभाल के रखिएगा, तीनों का एडमिट कार्ड संभाल कर रखिएगा। शुरू में एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे थे हम आपको बताए थे, उसका प्रिंट जो सेव किए थे उसका पीडीएफ बना के रखिएगा, या प्रिंट आउट निकाल के उसको भी संभाल के रखिएगा। ये चारों चीज आपको डीवी में मांगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगता है। ठीक, तो ये भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में याद रखिए, संभाल के रखना है। आगे रनिंग, पहला चीज जो है आपका रनिंग है। फिजिकल में, रनिंग में पुरुष के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ना है। 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम है, 6 मिनट 30 सेकंड। ठीक, आगे और महिला के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग है 6 मिनट में, यानी कि महिला के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग है 6 मिनट में। आसान है, थोड़ा पुरुष के कंपेयर में आसान है। आगे हाई जंप का बात करें तो पुरुष जो है उसके लिए मिनिमम हाई जंप 4 फीट होना चाहिए दरोगा के लिए, और 4 फीट 6 इंच होना चाहिए सार्जेंट के लिए। 4 फीट 6 इंच सार्जेंट के लिए। सार्जेंट का वैकेंसी हम लोग के समय में आया था, ये 1275 में शायद सार्जेंट का वैकेंसी नहीं था। ठीक है, सिर्फ दरोगा का वैकेंसी था। तो दरोगा के लिए हाई जंप 4 फीट और 4 फीट 6 इंच है सार्जेंट के लिए, पुरुष के लिए बता रहे हैं। और जो महिला तैयारी कर रही हैं उनके लिए हाई जंप सिर्फ 3 फीट है, सभी कैटेगरी के लिए, या दरोगा के लिए भी सार्जेंट के लिए भी, उनके लिए अलग अलग कोई नहीं है। आगे लॉन्ग जंप का बात करते हैं, लंबी कूद। पुरुष के लिए बात करें तो 12 फीट है दरोगा के लिए, 15 फीट सार्जेंट के लिए। 15 या 16 है, देखिए हम भूल गए हैं, 15 फीट ही है शायद। ठीक है, 12 फीट दरोगा के लिए, 15 फीट सार्जेंट के लिए। लेकिन वही महिला का बात करें तो 9 फीट है सभी के लिए, दरोगा और सार्जेंट दोनों के लिए। इनको सिर्फ 9 फीट ही लंबी कूद लगानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक का बात करते हैं। तो गोला फेंक जो है आपका पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला, बड़ा गोला रहता है साइज में, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 16 पाउंड का गोला रहेगा। 16 फीट तक फेंकना, यानी कि 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक। और महिला के लिए बात करें 12 पाउंड का गोला, थोड़ा छोटा रहता है, 10 फीट तक फेंकना है। थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान है पुरुष से। आगे आते हैं पीईटी परीक्षा, जो फिजिकल परीक्षा में ये चारों पास कर जाएंगे, यानी कि रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट पास कर जाएंगे, उनको गेट पास दिया जाएगा। यहाँ देखिए ये गेट पास है आपका, ये आपका गेट पास है, ये देखिए मैं जब पास किया था उसका गेट पास है। यहाँ रोल नंबर देख लीजिए, ये मेरा रोल नंबर है 1510280063, कौशल कुमार। ठीक है, और 17 तारीख को 17/6/2022 को मेरा रनिंग था, थर्ड शिफ्ट। 17 तारीख को थर्ड शिफ्ट में मेरा रनिंग था। ठीक है, और दोपहर में दौड़ाया था, एकदम 12-1 बजे दोपहरिया में दौड़ाया था, धूप में। ठीक है, और ये भी समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट इसमें आप समझ लीजिएगा, जब भी आपका पीईटी एग्जाम पास कीजिएगा ना, पास करने के बाद आपको तुरंत डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका 3 बार करेगा। पहला, एक तो फिजिकल एग्जाम देने के बाद, दूसरा ज्वाइनिंग लेटर जब आपको देंगे डीआईजी ऑफिस में उस समय, ज्वाइनिंग लेटर देने समय में, और तीसरा ज्वाइन करने के बाद, जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा उस समय भी एक बार डीवी आपका कराया जाएगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखिए, 3 बार आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। एक चीज और समझिएगा, फिजिकल से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया जानकारी है जो बहुत लोग नहीं देते हैं। ये जानकारी आपको याद रखना है कि महिला प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पीईटी एग्जाम में गर्भवती महिला नहीं होनी चाहिए। गर्भवती नहीं होने का आपको घोषणा पत्र, एक आपको डिक्लेरेशन भर के देना पड़ेगा कि हाँ मैं गर्भवती नहीं हूं। ठीक है, और अगर आप गर्भवती हैं, उस समय गलती से आप गर्भवती हो गई हैं, तो आप एग्जाम समय विस्तार नहीं किया जाएगा, डेट एक्सटेंशन नहीं होगा। आप बोलिएगा सर मैं गर्भवती हूँ, मेरे लिए अलग से एक दिन फिजिकल का टेस्ट ले लिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये भी एक चीज और याद रखिएगा, पीईटी से पहले अगर कोई एक्सीडेंट कर जाते हैं, ठीक है, या बीमार पड़ जाते हैं, जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, कोई भी बड़ा बीमारी हो जाता है, या आपकी हड्डी टूट गई फिजिकल एग्जाम की तैयारी करते समय, आप हाई जंप कर रहे हैं, पैर पैर मुड़ गया, हड्डी टूट गया, ठीक है, तो इसके लिए आयोग जिम्मेवार नहीं है। आयोग साफ साफ बोलता है इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, यह आपकी जिम्मेवारी है, या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपना पैर वैर बचा के रखें। कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होगा। बहुत बच्चे आते हैं लंगड़ाते लंगड़ाते बोलते हैं सर मैं तैयारी कर रहा था, 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा डेट एग्जाम का एक्सटेंड कर दीजिए। पॉसिबल नहीं है, एग्जाम का डेट एक्सटेंड नहीं होगा, ये साफ साफ कहता है आयोग। ठीक है, कमर, पैर, एड़ी, ये तीनों की हड्डी बचा के रखिए, तो और तैयारी यही बचा के तैयारी कीजिए। जब भी आप रनिंग करते हैं तो आप अपना शरीर बचा के तैयारी कीजिए। याद रखिएगा आपका शरीर से आयोग को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये है मेरा मेंस का एडमिट कार्ड। मेंस का एडमिट कार्ड, ठीक है, इसमें आपको नाम लिखा हुआ है, फादर या हस्बैंड नेम लिखा रहेगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, पीईटी एग्जाम
जो पीईटी एग्जाम के बाद गेट पास दिया गया, उसके बाद अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी, इसके फिजिकल टेस्ट के कुछ दिन के बाद मेरिट लिस्ट निकलता है, मेधा सूची। ठीक है, सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निकलेगी। यानी कि जो मेंस का जो आपका एग्जाम हुआ है, मेंस का एग्जाम, उसमें आप जितना नंबर लाए हैं उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, और मेधा क्रमांक जो है आरक्षण कोटिवार निकलेगा, हर आरक्षण का अलग अलग होगा। ठीक है, कट ऑफ अलग अलग निकलेगा, जैसे आपका यूआर का अलग निकलेगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का अलग निकलेगा, ओबीसी बीसी और ईबीसी का अलग निकलेगा। ठीक है, और फिर आपका एससी एसटी का अलग निकलेगा, दिव्यांग का अलग निकलेगा। ठीक है, और हर कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर का अलग निकलेगा, जैसे यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, बीसी ईबीसी में फ्रीडम फाइटर का अलग निकलेगा। अब एक चीज और देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट में दो दो स्टूडेंट हैं, उसका सेम नंबर है, तो क्या होगा? अगर दो स्टूडेंट है, उनका समान नंबर आ गया है, तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उनका वरीयता बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए उम्र में जो बड़े होंगे उनको वरीयता में पहले रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा हो सकता है दो स्टूडेंट कट ऑफ के बराबर नंबर लाए, मान लीजिए 110 नंबर कट ऑफ गया है, दो स्टूडेंट ए और बी दोनों का 110 नंबर आया है, तो दोनों में जिसका उम्र ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा, जिसका उम्र कम होगा वो छट जाएगा। ठीक, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा, ये बात याद रखिए। बहुत तकलीफ है, लेकिन वो ये सोचता है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है वो अब एग्जाम मतलब कि कम दे पाएगा, कम मौका मिलेगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ कम है उसको ज्यादा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए डेट ऑफ, ऐसा भी हो सकता है जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है उसको उसका ये लास्ट चांस हो, इसीलिए उसको डेट ऑफ बर्थ के आधार पर दिया जाता है। अगला, मान लीजिए कि किसी का मार्क्स भी सेम हो जाए और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए, तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, कट ऑफ डिसाइड होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई किसी का मार्क्स सेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया, और दो स्टूडेंट ए और बी है, ए और बी है, ए जो है वो ग्रेजुएट है, ठीक है, स्नातक किया हुआ, और बी जो है वो मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता जो है बी का ज्यादा है तो बी सेलेक्ट हो जाएगा, ए सेलेक्ट नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। तीसरा कंडीशन, अगर मार्क्स सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है और शैक्षणिक योग्यता सेम है, तो आपका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार होगा। जैसे मान किसी का नाम अभय है और किसी का नाम बबलू है, ठीक है, यानी कि अभय का सिलेक्शन हो जाएगा, बबलू का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभय का नाम इंग्लिश अल्फाबेट में ए जो है वो बी से पहले आता है। ठीक, ये समझिएगा, ये ज्यादा उतना यूज का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक भी डिटेल छोड़ नहीं रहा हूँ, सारा डिटेल मैं आपको कंप्लीट करके बता रहा हूँ। ये देखिए, इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद जैसे आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, ये आपका एक इस टाइप का आपका आ जाएगा। इसमें आपको ये आपको निकलेगा, और इसमें आपका प्रीलिम्स का आपका रोल नंबर और मेंस का रोल नंबर दोनों लिखा हुआ रहेगा, आपका नाम रहेगा, सन ऑफ किसके हैं, ठीक है, एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, उसमें आपको ये लिखा हुआ रहेगा कि पद की रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम रूप से आपका चयन किया गया है, यानी कि ये आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन प्रूफ कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बीपीएसएससी जो है, जो आयोग है, वो मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थी जो भी होंगे उसको नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति पत्र दिलाया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकार कौन होंगे? दरोगा के लिए डीआईजी या आईजी, यही होते हैं नियुक्ति प्राधिकार। ठीक है, लेकिन नियुक्ति पत्र देने से पहले दो चीज होगा, मेडिकल एग्जाम और कैरेक्टर वेरिफिकेशन, यानी कि आपका चिकित्सीय परीक्षण एवं पूर्ववृत्त एवं सत्यापन संबंधित कार्य नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। यानी कि आपका 9 कमिश्नरी है, बता रहे हैं 9 कमिश्नरी है, आपका जिस भी कमिश्नरी में आता है उस कमिश्नरी के डीआईजी, यानी कि उस प्रमंडल के डीआईजी या आईजी जो है, पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक, इनके द्वारा आपका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और पूर्ववृत्त सत्यापन कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ठीक, और ये आपके संबंधित थाने में होता है। तो चलिए इस दोनों के बारे में अब डिटेल से पढ़ लेते हैं, चिकित्सीय परीक्षण यानी कि मेडिकल एग्जाम और कैरेक्टर वेरिफिकेशन। सबसे पहले आते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि चिकित्सीय जांच। उम्मीदवार जो भी हैं वो अपने अपने संबंधित जिले के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन के द्वारा उनका मेडिकल जांच होता है। यानी कि आप जब सेलेक्ट हो गए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद आपको जो मेडिकल एग्जाम होगा वो आपका जो जिला है, जैसे मान लीजिए कोई मधुबनी के हैं तो मधुबनी का जो सदर अस्पताल है वहाँ के सिविल सर्जन उसका उसका क्या बोलते हैं, मेडिकल जांच करेंगे और वही सर्टिफिकेट बना के देंगे कि हाँ ये फलना फलना स्टूडेंट जो है वो पास करेंगे।
अच्छा, अब ये बताइए कि जिनका गृह जिला पटना है उनका पटना में होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी है ना जो झारखंड के होंगे, ठीक है, यूपी के होंगे, एमपी के होंगे, यानी कि अदर देन बिहार स्टेट के, बिहार से बाहर जो भी होंगे उनका मेडिकल पटना में होगा। उनका मेडिकल कहाँ होगा? पटना में होगा, ठीक है। यानी कि जिनका घर पटना है उनका मेडिकल पटना में होगा, और जो बाहर के कैंडिडेट है उनका मेडिकल पटना में होगा। इसके अलावा सबका उनके अपने अपने जिला में होगा। जैसे मान लीजिए मेरा घर दरभंगा में है, ठीक है, दरभंगा में है, तो मेरा मेडिकल दरभंगा के सदर अस्पताल में होगा, ठीक है। और याद रखिए मेडिकल एग्जाम कोई बहुत टफ नहीं होता है, इसमें सभी पास कर जाते हैं। बहुत कोई बोलते हैं सर मेरा कान का पर्दा में छेद है, कोई दिक्कत नहीं, आप पास कर जाइएगा। अगर किसी बहुत कोई बोलते हैं मुझे चश्मा लगा हुआ, आप भी पास कर जाइएगा। किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को आपको हर्निया का प्रॉब्लम है, आप अपना कोई भी शिकायत हो भाई, आप इसमें मेडिकल इतना टफ नहीं होता है, आप पास कर जाइएगा। दिमाग मत लगाइए, पास कर जाइएगा आराम से। अगला, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन यानी कि कैरेक्टर जांच, ठीक। आगे, इसमें एक आपको फॉर्म भरा जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, जांच कैरेक्टर जांच के लिए। वो एक्नॉलेजमेंट होता है, ठीक है, यानी कि सत्यापन होता है आपका। कोई भी जानकारी इसमें छुपाना नहीं है। ये कैरेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मेरे एक दोस्त थे जिन पर एक केस था और उन्होंने केस को छुपा दिया, इसलिए उनको लगा कि भाई केस दिखा देंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो बाद में उनको जॉब से निकलना पड़ा। ये भी याद रखिए, जॉब से निकाल दिया गया उनको, क्योंकि इस पे साफ लिखा रहता है कि कोई भी जानकारी छुपाए नहीं। तो उसमें आपको जानकारी क्या क्या रहेगा? क्या आपको पहले कभी भी एग्जाम से डिबार किया गया है, एग्जाम से निकाला गया है? ऑप्शन रहेगा हाँ या ना, आपको भरना है। क्या आप कभी भी जेल गए हैं? हाँ या ना। क्या आप पर कोई मुकदमा लंबित है? हाँ या ना। इसमें एकदम सही जानकारी भरना है, कोई भी चीज छुपाना नहीं है। यदि आप पर केस है तो उसको लिख दें, लिख दीजिए दे विल सपोर्ट, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा केस होगा तो आपके थाना में बोल के उसको मैनेज करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। छुपाएंगे तो पकड़ाने पर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आगे आते हैं नियुक्ति पत्र। अब नियुक्ति पत्र का बात करते हैं। ये आपको डीआईजी या आईजी देंगे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर जांच के बाद आपको एक डेट दिया जाएगा, उस निर्धारित तिथि को डीआईजी या आईजी के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, वहां पे नियुक्ति पत्र देने से पहले फिर आपका वजन और चेस्ट और हाइट का जांच किया जाएगा कि भाई जो लड़का सेलेक्ट हुआ है वो बेईमान तो नहीं है। वजन, चेस्ट और हाइट फिर से वहां पे जांच किया जाएगा, ठीक है। और आपका डॉक्यूमेंट पुनः जांच किया जाएगा। याद रखिए डॉक्यूमेंट आपका फिर से जांच किया जाएगा। हम बताए थे आपको डॉक्यूमेंट 3 बार जांच होगा, एक यहाँ पर भी जांच किया जाएगा। आगे ज्वाइनिंग लेटर, जैसे ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, बिहार दरोगा का। इस ज्वाइनिंग लेटर में आपको दो चीज याद रखना है। दहेज नहीं लेने देने का, यानी कि आप दहेज ना लेंगे ना देंगे उसका प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। कहाँ पर? जहां ज्वाइन करेंगे वहां पर। और मद्य निषेध संबंधी घोषणा पत्र, यानी कि आप ना तो किसी को मद्य निषेध पीने की सलाह देंगे, ना जिंदगी भर कभी मद्य का सेवन करेंगे, यानी कि दारू का सेवन करेंगे, ठीक। और इस ज्वाइनिंग लेटर में आपको लिखा रहता है कि नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर, ठीक है, संबंधित पुलिस अधीक्षक मुंगेर, यहाँ जहां भी आपका पोस्टिंग, मेरा पोस्टिंग मुंगेर हुआ था, संबंधित पुलिस अधीक्षक के पास कार्यालय में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस लाइन में जाके आपको योगदान देना है, यानी कि जो भी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला उसके 15 दिन के अंदर आपको योगदान देना है। कहाँ पर? पुलिस लाइन में। और योगदान देने की तिथि, जिस दिन आप योगदान देंगे वहां पे ज्वाइन कर लिए, उस दिन से आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। समझिए ये आपका सैलरी वाला बात अब आया, ठीक है। जो पहले से जॉब में है उनको एनओसी देना है, लेके जाना है। एनओसी जरूरी है, या रेजिग्नेशन, डायरेक्ट रिजाइन भी कर सकते हैं आप। एनओसी नहीं दे रहा है तो आप रिजाइन कर दीजिए, रेजिग्नेशन लेटर ले जा सकते हैं। और दो चीज एक्स्ट्रा आपको लगेगा, दहेज नहीं लेने देने का शपथ पत्र और मद्य निषेध संबंधी घोषणा पत्र, ये दोनों। और बाकी जितना डॉक्यूमेंट आपको पहले लगा था, जाति, आवासीय, ये सब जो है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, वो सब आपको लगेगा। और ये जांच आपका फिर से पुलिस लाइन में होगा। तो ये था आपका सिलेक्शन का सारा प्रक्रिया, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए होगा मेरे बारे में तो आप जरूर हमको बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा, जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको दूंगा इससे संबंधित। और थैंक यू, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मैं इसमें आपको क्लासेस भी ले रहा हूँ, आप जरूर जाके मेरा क्लासेस देखिए। मैं बिहार एसएससी सीजीएल के लिए और बिहार दरोगा के लिए साइंस की क्लासेज अभी स्टार्ट किया हूँ। बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी कंप्लीट होगा उसके बाद मैं तुरंत, छठ पूजा है और दिवाली दुर्गा पूजा की वजह से थोड़ा भी स्लो है,
लेकिन तुरंत मैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है ये मैं तुरंत कंप्लीट कर दूंगा, ये विद इन 1 मंथ। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल का सारा वीडियो देखिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इतना ही कहता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा।